हेलो व्यूवर्स, आज मैं लेकर के आ गई हूँ आप सबके लिए 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एक्चुअली एक मॉडल सेट है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और ICTSM ट्रेड के लिए, जिसमें कुल जो है 43 क्वेश्चंस हैं, जिसमें 20 क्वेश्चंस पार्ट 1 में हैं और बाकी क्वेश्चन पार्ट 2 में आपको मिलेंगे। तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे चैप्टर को कवर किया गया, जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को काफ़ी फ़ायदा पहुँचाएगा उनके आने वाले एग्जाम में। तो आइए वीडियो को अंत तक देखें और पूरे क्वेश्चन का सेट हम जान लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, मॉड्यूलेशन किसे कहते हैं। तो एक्चुअली जो सिग्नल वेव को जब कैरियर वेव के साथ मिलाया जाता है उसे मॉड्यूलेशन कहते हैं, और मॉड्यूलेशन के बाद का सिग्नल जो है मॉड्यूलेटेड सिग्नल कहलाता है। इसमें वही पूछा है कि मॉड्यूलेशन किसे कहते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, सिग्नल वेव के साथ कैरियर वेव को सम्मिलित करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, TTL लॉजिक परिवार का बेसिक गेट कौन सा होता है। तो पहले हम जान लेते हैं कि TTL लॉजिक परिवार होता क्या है। तो ट्रांजिस्टर लॉजिक परिवार कहते हैं TTL परिवार को। यूँ अगर सिर्फ पूछा जाए तो बेसिक लॉजिक गेट तो 3 ही होते हैं, एंड और नॉट, लेकिन क्योंकि TTL लॉजिक परिवार का पूछा गया तो आंसर क्या हो जाएगा, नैंड गेट हो जाएगा। तो TTL का आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन ए, नैंड गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक पूर्ण चार्ज अवस्था में सीसा अम्ल सेल या बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट घनत्व क्या होता है। मतलब अगर कोई बैटरी है, सीसा अम्ल बैटरी, वो फुल्ली चार्ज है, तो उसका स्पेसिफिक डेंसिटी क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.25 से अधिक, क्योंकि जब चार्ज हो जाता है, पूरा फुल्ली चार्ज हो जाता है कोई बैटरी, तो इसका घनत्व क्या हो जाता है, 1.25 से अधिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सोलर सेल के निर्माण में किस अर्धचालक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो सोलर सेल का जब भी हम लोग निर्माण करते हैं उसमें बेसिकली किसका प्रयोग करते हैं, हम लोग सेमीकंडक्टर का प्रयोग करते हैं, जिसमें सिलिकॉन का भी इस्तेमाल हो जाता है, गैलियम आर्सेनाइड का भी इस्तेमाल होता है, ASI का भी इस्तेमाल होता है। मतलब सिलिकॉन जो नॉर्मल होता है सेमीकंडक्टर उसका भी, और कंपाउंड सेमीकंडक्टर दोनों का इसका इस्तेमाल करते हैं सोलर सेल के निर्माण में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, SCR का इस्तेमाल किस कार्य के लिए किया जाता है। तो SCR क्या होता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है। ये एक 3 टर्मिनल डिवाइस है, जिसका इस्तेमाल एम्पलीफायर सर्किट में भी करते हैं, रेगुलेटर पावर सप्लाई में भी करते हैं, लेकिन DC मोटर की गति नियंत्रण के लिए नहीं करते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला और दूसरा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, चुंबकीय वाहक बल का कार्य चुंबकीय बल रेखाओं का चुंबकीय परिपथ से प्रवाहित करना होता है, इसकी लंबाई क्या है। तो चुंबकीय वाहक बल जो है उसको FM भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है NI, मतलब नंबर ऑफ टर्न इनटू करंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम्पियर टर्न, क्योंकि एम्पियर हो गया करंट और N हो गया नंबर ऑफ टर्न। तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एम्पियर टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल क्या होता है। तो फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, एक बाइनरी स्टोरेज डिवाइस है, जिसमें बाइनरी बिट 0 और 1 को स्टोर करते हैं। ये कंप्यूटर का सबसे छोटा स्टोरेज यूनिट होता है। इसे स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का भी कहते हैं कहीं कहीं पे, और इसका इस्तेमाल जो मेनली करते हैं वो डेटा ट्रांसफ़र के लिए करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिवीजन के लिए करते हैं, और डेटा स्टोरेज के रूप में करते हैं। तो इसमें देखिए तीनों का ही ऑप्शन दिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, डेटा स्टोरेज, आवृत्ति विभाजन और डेटा स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एक विद्युत धारा जो किसी विद्युत परिपथ में सदा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, जिसकी आवृत्ति सदा शून्य होती है, क्या कहलाती है। तो हमें पता है विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है, AC और DC। AC क्या होती है, अल्टरनेटिंग करंट, जिसका दिशा और मान परिवर्तन होता रहता है। लेकिन DC में क्या होता है, डायरेक्ट करंट, जो एक ही दिशा में जो हमेशा प्रवाहित होती है, उसका फ्रीक्वेंसी भी क्या होता है, 0। तो 8 का आंसर हो जाएगा DC दिश धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, लोड प्रभाव को कम करने के लिए ट्रांसड्यूसर आउटपुट प्रतिरोध का मान कितना होना चाहिए। तो जो ट्रांसड्यूसर होता है वो क्या करता है, एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और इसके लिए इसका लोड इफेक्ट जो है वो हमेशा बहुत ही कम होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, मल्टी वाइब्रेटर परिपथ का इस्तेमाल किस उपकरण में किया जाता है। तो जो मल्टी वाइब्रेटर होता है वो क्या होता है, पहले हम जान लेते हैं। तो मल्टी वाइब्रेटर एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है, जिसका उपयोग 2 स्टेट अंकिक निकायों के लिए किया जाता है, जैसे कंप्यूटर, फ्लिप फ्लॉप, टाइमर। तो इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है, कंप्यूटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायक का इस्तेमाल किस कार्य के लिए किया जाता है। तो डायक क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसका मेन जो काम होता है, इस्तेमाल होता है, वो किसके रूप में करते हैं, हम लोग स्विच के रूप में करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, हीट कंट्रोल सर्किट में, मोटर की गति कम करने में, प्रकाश लैंप का प्रकाश कम करने में, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि एक स्विच है तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल मल्टीमीटर में पाठ्यांक को किस में पढ़ाया जाता है। तो डिजिटल मल्टीमीटर क्या है, एक टूल है, जिसका उपयोग किसके लिए करते हैं हम लोग, वोल्टेज
मेज़र करने के लिए, AC DC वोल्टेज दोनों, करंट मेज़र करने के लिए, रेजिस्टेंस मेज़र करने के लिए, और इसका पाठ्यांक जो है हमेशा किस में दिखाता है, अंक में दिखाता है। तो 12 का आंसर हो जाएगा अंकों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है? पूछा गया है क्वेश्चन 13 में, सोल्डरिंग एवं डीसोल्डरिंग स्टेशन में मुख्य नियंत्रण पैनल के अंदर डीसोल्डरिंग कार्य हेतु क्या लगा होता है? तो जो हम लोग डीसोल्डरिंग करते हैं उसमें क्या होता है, पहले जो सोल्डरिंग किया जाता है उसके सोल्डर को पहले हम लोग मेल्ट करते हैं और फिर डीसोल्डरिंग पंप लगा के सक्शन, मतलब जितना भी उसमें लगा रहता है सोल्डर उसको वो खींच लेता है सक्शन पंप द्वारा। तो क्या लगा रहता है डीसोल्डरिंग के अंदर? सक्शन पंप लगा रहता है जो डीसोल्डरिंग का मेन काम करता है। ठीक है, तो जिनका आंसर हो जाएगा सक्शन पंप। यहाँ सेक्शन लिखा हुआ जो सक्शन होगा एक्चुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर का इस्तेमाल किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है? तो एम्पलीफायर क्या जो होता है, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर होता है। तो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? हम लोग को अधिक से अधिक गेन चाहिए होता है किसी भी एम्पलीफायर में, तो हम लोग उसका कपलिंग करते हैं, मतलब एक से अधिक एम्पलीफायर को एक साथ जोड़ते हैं। डायरेक्ट कपल में क्या होता है, एक एम्पलीफायर के आउटपुट को, पहले एम्पलीफायर के आउटपुट को दूसरे के इनपुट से डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या होता है, ऑडियो आवृत्तियों को निम्न मान के एम्पलीफिकेशन के लिए, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में डीसी वोल्टेज नियंत्रण के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री प्रकार के एम्पलीफायर परिपथों में उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो डायरेक्ट कपलिंग किसके लिए करते हैं? उपरोक्त सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम लोग करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। उच्च मान की विद्युत धारा के आर्क को बनाए रखने के लिए परिणामित्र का पावर फैक्टर कैसा रखना चाहिए? तो ट्रांसफार्मर का जो अगर हम लोग को उच्च मान का विद्युत धारा चाहिए होता है तो पावर फैक्टर हमेशा क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। cos फाई का मान क्या होना चाहिए? निम्न होना चाहिए। तो 15 का आंसर हो जाएगा निम्न। नेक्स्ट पूछा क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो किसी चालक में इलेक्ट्रॉन्स के प्रभाव क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। नेक्स्ट पूछा है, फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल होता है। तो फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल किसमें करते हैं? डेटा स्टोरेज, आवृत्ति विभाजन, डेटा स्थानांतरण, सभी में। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट पूछा है, हैंड ऑफ प्रक्रिया में सामान्यतया लगभग कितना समय लगता है? तो पहले हम जान लेते हैं हैंड ऑफ होता क्या है। जब एक मोबाइल यूज़र एक सेल से दूसरे सेल में ट्रैवल कर रहा होता है तो उस समय एक सेल को अटेंड कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो सेल को चेंज करता है तो वो क्या होता है, एक बस स्टेशन के रेंज से बाहर हो जाता है और दूसरे में एंटर करता है। तो क्या होता है, उस समय फ्रीक्वेंसी चैनल का उपयोग नहीं हो पाता, जो रिसेप्शन होता है वो कमज़ोर हो जाता है। तो उस टाइम क्या होता है, सेल को ड्रॉप करना मतलब को कॉल करने कर तो नहीं सकता, इसीलिए दूसरे विकल्प को चुनते हैं और क्या होता है, एक स्टेशन से दूसरे बस स्टेशन कॉल को ट्रांसफ़र करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हैंड ऑफ कहते हैं। और इसका प्रक्रिया इतना कम समय के लिए होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमारा कॉल एक बस से दूसरे में ट्रांसफ़र हो गया। जिसमें मिनिमम टाइम कितना लगता है, 300 मिली सेकेंड। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा, 300 मिली सेकेंड। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। कौन सा लॉजिक परिवार से नहीं है? ऑप्शन है DTL, JFET, TTL और CMOS। तो जितना भी है यहाँ पे सब क्या है, लॉजिक परिवार का है, लेकिन सिर्फ JFET है जो क्या है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, JFET, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये लॉजिक परिवार में नहीं आता। नेक्स्ट पूछा गया, कौन सा परिपथ अनुक्रमिक है? तो अनुक्रमिक परिपथ इसमें से कौन सा हो जाएगा, NAND गेट हो जाएगा। 20 का आंसर क्या हो जाएगा इसमें, NAND गेट। तो ये था पार्ट 1, जिसमें 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और जितने भी ICTSM के स्टूडेंट हैं उनके लिए है, जो हर कम्पिटिटिव एग्जाम में या ITI के एग्जाम में, डिप्लोमा, डिग्री, किसी के भी जो कोई भी टेक्निकल एग्जाम होगा उसके काम में आएगा। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप अपना कमेंट मुझसे डाउट जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अब तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल ITI इन्फोटेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यही चैनल है जो आपको देता है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, जॉब के बारे में जानकारी, नई वैकेंसी, जॉब कैसे पा सकते हैं, और आपके कोर्स से रिलेटेड जो पढ़ाई है सारा ही एक ही चैनल में आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।